नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। चलिए बाबू, आप सब लोग जानते हैं कि आरएमएस क्लासेस पर जेई आईआईटी नीट एनडीए सब का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट है। इन सब की फाउंडेशन की तैयारी की कराई जाती है। तो इसी की तैयारी को सफल बनाने के लिए खास करके हिंदी हिंदी भाषी राज्यों के बच्चों के लिए है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय भवन का। ठीक है, भारतीय भवन का चैप्टर नंबर थर्ड है, सॉरी चैप्टर नंबर सेकंड है, मोशन यानी गति। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय। ठीक है, चलिए। और हाँ, घबराना नहीं, आपको एचसी वर्मा का भी मिलेगा, स्टडी मल्होत्रा का, सबको आराम से मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या करा है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आवर्त गति किसे कहते हैं। चलिए बाबू, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या करा है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आवर्त गति तुम सब लोग जानते हो कि आवर्त गति कैसे, उसको उदाहरण के थ्रू हम समझाए थे आपको, मोशन जब पढ़ाए थे उससे, कि यदि कोई एक ही पॉइंट पर है, वो बार बार दोहरा रही है। ठीक है, जैसे झूला की गति, पेंडुलम की गति, इस सबको हम किस में रखते हैं, आवर्त गति के रूप में रखते हैं। ठीक है, चलो। तो झूला का गति हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्त गति क्या हो जाएगा, वह वस्तु वह वस्तु जो अपनी गति के समय जो अपनी गति के समय एक ही स्थान को बार बार दोहराती है, एक ही स्थान को बार बार दोहराती हो। ठीक है, बार बार दोहराती हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहा जाता है। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होता है। ठीक है बाबू, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि यदि वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करा है ना, तो यानी क्या मतलब बन रहा है कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पर आकर फिनिश किया है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और इसी पर आकर एक फिनिश कर रहा है, यानी एक चक्कर पूरा तभी होगा। ठीक है, चलो। तो एक चक्कर पूरा करने में उसका विस्थापन क्या होगा, तो देख लो एक स्टार्टिंग पॉइंट का है इसी पॉइंट पर, या फिनिश पॉइंट का है यानी लास्ट पॉइंट का है यहाँ पर। तो तुम जानते हो कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ना। तो यहाँ पर देखो ना, प्रारंभ भी वहीं से हो रहा है, अंत भी वहीं पर हो रहा है, तो इसलिए इसका जो विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड तुमको क्या कहा है कि जब एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो तब वह एच ऊंचाई के पहुंचने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एच होना चाहिए। ठीक है, एच ऊंचाई पहुंचने तक के बाद वह पृथ्वी पर वापस आ जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं कुल विस्थापन क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन यही ना है। मुझको तो यही लग रहा है कि एच ऊंचाई होना चाहिए। एक सेकंड। हाँ, तो वह एच ऊंचाई पहुंचने तक के बाद। ठीक है, चलो। तो क्या करेगा, सीधे ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका गया, मान लीजिए कि इस पॉइंट से फेंका गया और यहाँ तक आ गया। ठीक है, इतना की ऊंचाई कितना तुमको दे दिया, एच मीटर ना, एच हो गया। ओके, तो उसके बाद फिर तुमको क्या करा है, वह वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो एच ऊंचाई गया और उसके बाद फिर वापस आया, तो जाने में कितना लग रहा है, एच मीटर, और वापस आ रहा है ना, तो वापस आने में भी एच लग गया, एंड टोटल कितना दूरी इसने ट्रेवल किया, टू एच मीटर का, टू एच मीटर। अब कह रहा है तो दूरी तो हो गया, विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन अगेन जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि वो एक तो जा रहा है और वापस फिर से आ जा रहा है उसी पॉइंट पर ना, तो प्रारंभ भी उसी पॉइंट से हो रहा है, अंत भी उसी पॉइंट पर ना, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, टू एच मीटर दूरी ना, और विस्थापन इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका फिर विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, चलो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या करा है कि सीधी सड़क पर एक गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और 7:15 में 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है बाबू। चल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कह रहा है कि सीधी सड़क पर एक गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है। और 7:15 में -5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है। 7:15 में कहां पर था? -5 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो उसका क्या क्या पूछा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है। उसका विस्थापन क्या होगा। तो मूल बिंदु को नहीं मान रहा है बाबू। चलो तो मूल बिंदु को ही मान कर करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका क्या है, एक मूल बिंदु है। ठीक है। और मूल बिंदु से तुम जानते हो बाबू कि दाहिने साइड की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और बाएं साइड की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। ओके। चलो तो आ जाओ देख लो। तो प्रातः 7 बजे का अर्थ था मूल बिंदु से के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी दाहिने ओर रहेगा, मूल बिंदु से निकल रहा है तो 3 किलोमीटर की दूरी पर हो गई। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर था। ठीक है। यहाँ से 3 किलोमीटर। और क्या करा वो 7:15 में -5 किलोमीटर की दूरी पर था। 7:15 में कहा था -5 किलोमीटर की दूरी पर। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर आ गया ना, उसके बाद फिर 7:15 में कहा था -5। तो -5 लाने के लिए इसे क्या करना है, पहले तो ये 3 किलोमीटर पूरा ट्रेवल करेगा और उसके बाद ना इधर 5 आएगा, फिर इधर ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। चलो तो तुमसे पूछ रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, प्रारंभ कहाँ से कर रहा है इसने बाबू, प्रारंभ इसी पॉइंट से न कर रहा है और अंत इसका क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। तीन दोनों के बीच में दूरी कितना है, 5 किलोमीटर में, तो 5 किलोमीटर। तो इसका विस्थापन जो है, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर का। ओके। चलो यदि दूरी पूछते तो दूरी क्या होता है, इस पॉइंट से जाने में कितना लगे है, 3 किलोमीटर ना, और फिर 3 किलोमीटर आने में 6 किलोमीटर, और यहाँ पर ना -5 ना, तो -5 किलोमीटर, यानी 6 और 5 11 किलोमीटर इसका दूरी टोटल तय कर लेता। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या करना है कि कोई वस्तु r त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास के सम्मुख क्वेश्चन नंबर 5 है तुमको कि कोई वस्तु जो है r त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास तक सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, यानी व्यास के सामने पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या। ठीक है। तो r त्रिज्या का कोई एक हम वृत्त पर सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है। यानी r त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। ओके। चलो तो अब तुमको क्या करना है कि व्यास के क्या कर रहा है, एक वृत्त पर प्रस्थान बिंदु के सामने, मान लीजिए कि प्रस्थान सॉरी यहाँ से निकल दिया है, तो प्रस्थान बिंदु के सामने पर ना, प्रस्थान बिंदु के जो है वह सामने व्यास तक सम्मुख बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है। यानी व्यास भी होना चाहिए और सम्मुख भी होना चाहिए, यानी इस पॉइंट पर आकर के पहुंचा और इसका व्यास भी निकाला है, तो व्यास, तो त्रिज्या इसका r है। तो तुमको पूछ रहा कि विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगा। तो दूरी क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ना पूरा चक्कर लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट पर चक्कर लगा, यानी आधा वृत्त बना रहा, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr। ठीक है। पाई आर और प्लस का हो जाता है डी ना, पाई आर प्लस डी।
ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, पाई आर, और डी को क्या कहते हैं, टू आर ना, तो टू आर। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा, पाई प्लस टू इंटू आर। ठीक है, ये क्या हो गया, दूरी होगा। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करा, इस पॉइंट पर आकर के फिनिश में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास में कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आर ना, तो टू आर। यानी तुमको विस्थापन जो है कितना आ गया, टू आर आ गया, और दूरी जो है कितना आ गया, पाई प्लस टू इंटू आर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। 6 कह रहा, क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0 हो। ठीक है, तो ऐसी गति हो सकती है ना बाबू जिसमें औसत वेग क्या हो, 0 हो। जैसे देख लो, औसत वेग का जो है, जो फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, क्या हो जाता है, कुल विस्थापन। ओके, और बटा क्या होता है, कुल समय ना, कुल समय। ओके, तो यहाँ पर विस्थापन तो तुम जानते हो कि विस्थापन 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि यदि इसी क्वेश्चन में देख लो ना, ऊपर वाला में, यानी पूरा एक चक्कर लगाकर इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसमें क्या क्या हो जाता है, विस्थापन 0 ना, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेग 0, औसत वेग 0 हो जाएगा ना, तो वेग 0। तो ऐसी गति हो सकती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कियास। इसकी ऐसी गति हो सकती है। एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका कारण क्या है, नहीं इसका त्वरण क्या है होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इसका त्वरण क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, त्वरण क्या है। तो एक समान वेग से गति कर रही है ना, तो त्वरण का परिभाषा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की त्वरण, यानी वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या करें कि वह एक समान है, तो यानी इसका जो त्वरण है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर। ठीक है, जो वेग समय जो ग्राफ है क्या होना चाहिए, समय अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि एक है वेग समय ग्राफ, तो नीचे समय न रहता है, समय हो गया, और ऊपर वेग न रहता है, ऊपर वेग। तो वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण निकलता है। तो क्या करा है कि समय अक्ष के एक समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया है। ठीक है, तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होता है, समय अक्ष के समानांतर खींचे हैं, यानी इसका इस पॉइंट पर वेग क्या हो जाएगा, यदि मान लें कि यहाँ पर 10 होता है, तो इस पॉइंट पर भी 10 होगा, इस पॉइंट पर भी 10 होगा, तो यानी स्टार्ट में भी 10 और फिनिश होते समय भी 10 है ना, तो इसका त्वरण तब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसको तय किया गया क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, क्या करके एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ दे दिया है। ठीक है, तो उससे हम दूरी पूछ रहा है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक तो आसान हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेग समय। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ का हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ग्राफ का एरिया निकालेंगे या तो क्षेत्रफल निकाल सकते। ठीक है, तभी निकालेगा, नहीं तो हम क्या आपका फॉर्मूला जानते हैं कि वेग समय ग्राफ से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बाबू, एस बराबर कोई फॉर्मूला से चलते हैं, दूरी सूत्र का इतना एक फॉर्मूला है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर बी स्क्वायर पावर यू स्क्वायर प्लस 2s इत्यादि से हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबू, कि गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो क्या मापता है। ठीक है, तो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है बाबू, वो गाड़ी के जो चक्के, यानी कि गाड़ी में जो चक्के लगे होते हैं, ठीक है, तो जो चक्का है वह कितना दूरी तय करता है, वही क्या करता है, वह मापता है बाबू। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब यानी यदि हम समझना चाहें, यदि इसे लिखना चाहें, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि गाड़ी का जो ओडोमीटर वो क्या करता है, वह दूरी मापती है। ठीक है, क्या मापती है, वह दूरी मापती है। ओके बाबू, चल, तो यानी गाड़ी का जो ओडोमीटर क्या करता है, वह दूरी मापती है, और स्पीडोमीटर में क्या मापती है, उसमें जो कितना वह चाल तय कर रहा है, यानी कितना समय वह कितना दूरी तय कर रहा है, उसका क्या मापता है बाबू, वह स्पीडोमीटर मापता है। ओके, चल, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 तुमको क्या करा है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है। तुमको क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है।
तब यहाँ पर देख लो बाबू, कोई यदि दूरी तय किया है उसका विस्थापन क्या हो सकता है, वो विस्थापन उसका 0 हो सकता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक पॉइंट से चला है, ठीक है, और ये पॉइंट तक गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मान लें कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 मीटर है, इसने 10 मीटर की दूरी तय किया और विस्थापन में इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। चलो कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख लो कि इसका एक्चुअल पॉइंट लेंथ की लंबाई कितना है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वो जा रहा है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसने 10 मीटर की दूरी तय किया। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभ जिस पॉइंट से कर रहा है और अंत जिस पॉइंट, यानी प्रारंभ इस पॉइंट से कर रहा है और अंत इस पॉइंट पर कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी होगी 10 मीटर है, यानी इसका विस्थापन भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 10 ही मीटर हो जाएगा। तो मगर क्या कर रहा है, ये क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है। तो अब मान लें कि हम केस मान लेते हैं क्या कि ए से बी तक गया, पुनः बी से ए का आकर के रिटर्न हो गया, यानी क्या कर रहा है कि ए से तो बी गया ही और वापस क्या गया, या बी से ए तक आ गया। ओके, चलो, तो इस केस में क्या होगा, ए से बी गया, बी से ए वापस आ गया, तो देख लो प्रारंभ कहाँ से करा, ए से ना, और अंत कहाँ से पर करा, यहीं पर, तो इस केस में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, ठीक है। तो एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन 0 हो सकता है, हाँ, इसका विस्थापन भी 0 हो सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको, किस अवस्था में किसी वस्तु की एवरेज वेलोसिटी उसकी औसत चाल के बराबर होती है, ठीक है, यानी औसत वेग और औसत चाल दोनों बराबर हो, तो किस कंडीशन में जाओ, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि औसत चाल का जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल तय की गई दूरी, ठीक है, क्या होता है, कुल तय की गई दूरी और बटा क्या होता है, कुल समय। ओके, चलो, तो वो और विस्थापन, औसत विस्थापन यानी औसत वेग, वेग बराबर क्या होता है बाबू, कुल विस्थापन, ठीक है, औसत वेग का हमें लिख रहे हैं कुल विस्थापन और बटा क्या, कुल समय। ओके, चलो, शायद नजर नहीं आ रहा हो, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा नजर आएगा। तो कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं कि यदि दूरी, ठीक है, यदि दूरी और बराबर यदि विस्थापन हो जाए, ठीक है, यानी दूरी और विस्थापन दोनों की जो लंबाई हो गया, यानी मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों का परिणाम है जिससे कह सकते हैं, यदि दोनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, औसत चाल और औसत पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या इसका जवाब दो कि जब तय की गई दूरी तथा विस्थापन दोनों यदि बराबर हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगी, औसत चाल तथा औसत वेग दोनों क्या हो जाएगी बाबू, बराबर हो जाएगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड एंड क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 तुमको क्या कर रहा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ किसका समानांतर है, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, गति के विषय में जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, ठीक है, समय यहाँ पर आज नहीं, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, ठीक है। क्या कर रहा है कि मान लें कि एक ग्राफ है, ठीक है, चाल समय ग्राफ न कर रहे थे, फिर चाल समय का यानी स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। अब क्या कर रहा है कि समय अक्ष के जो उसका ग्राफ है वह क्या है, समानांतर है, ठीक है, तो समय अक्ष होता है टी है, तो इसके समानांतर एक ग्राफ खींचिए, तो इस वस्तु के गति के विषय में क्या कहोगे, तो यानी समय अक्ष के समानांतर यानी क्या होगा, इसका जो स्पीड है हर पॉइंट पर क्या आ रहा है बाबू, इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देख लो हर पॉइंट पर इसका जो है स्पीड है क्या, इक्वल है। मान लीजिए यहाँ पर यदि 10 मीटर पर सेकंड से है तो हर समय उसका क्या है, स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या कर रहा है, तो उस वस्तु की गति कितनी, यानी वस्तु गति में होगा ना, क्योंकि उसमें हर पॉइंट पर वेग तो है ना 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड का वेग है, सॉरी चाल है, तो यानी क्या है, हर पॉइंट पर यदि उसका चाल 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं कि अगला 2 सेकंड में, तो उसका दूरी कितना तय कर लगेगा, दूरी क्या होता है, समय गुना चाल में, यानी 10 गुना 2 क्या हो जाएगा, 20 मीटर। अगला यदि हम 3 सेकंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर। यानी क्या हुआ, वह दूरी तो तय कर रहा है ना, यानी क्या वह वस्तु मूव कर रहा है, मगर किस स्थिति में मूव कर रहा है, यदि जानते हो यदि हर पॉइंट पर यदि उसका चाल बराबर है तो उस चाल को हम क्या कहते हैं बाबू, एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। तो एक समान चाल या एक समान वेग आ रहा है तो उसमें त्वरण क्या होता है बाबू,
जीरो होता है, क्योंकि तुम त्वरण जानते हो क्या होता है, किसी वस्तु में चाल या वेग में, यानी मेनली वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो वेग चेंज नहीं हो रहा है या चाल चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें त्वरण नहीं होगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के यदि गति के विषय में तुम पूछ रहे हो तो इसमें हम क्या कहेंगे, वह जो वस्तु है किससे चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, नहीं तो वो भी हम कर रहे हैं वह वस्तु जो है वह जीरो त्वरण से चल रहा है। ठीक है, यानी वो जो वस्तु है क्या कर रहा है, बिना त्वरण की गति से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक आंसर हो जाएगा तुमको कि वह एक समान चाल से चल रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो त्वरण से चल रहा है। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 तुमको क्या करा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में क्या कहेंगे जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, समय अक्ष। ठीक है, इसमें क्या करें कि इसमें भी दूरी समय ग्राफ है, तो यानी ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। अब इसमें भी समय अक्ष के समानांतर, तो समय अक्ष के समानांतर लेंगे तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, 10 मीटर का है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर क्या रहेगा, 10 मीटर का नहीं दूरी रहेगा, 10 मीटर 10 मीटर, यानी हर पॉइंट पर वह 10 ही मीटर पर है, यानी वो वस्तु क्या कर रहा है, मूव नहीं ना कर रहा है। इसमें तो उसका चाल क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका दूरी क्या है, 10 मीटर, यानी क्या है, हम विराम की अवस्था में, तो गति नहीं ना कर रहा है, यानी वस्तु जो क्या है किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, वह गति की अवस्था में नहीं है। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए, ठीक है, एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ, ग्रह नहीं, समय दूरी ग्राफ की जो प्रकृति है वह क्या होती है। ठीक है, तो असमान और एक समान गति। ठीक है, तो एक समान गति के लिए क्या हो जाएगा, तब यहां देख लो, तो एक समान गति के लिए कर रहे हैं, यानी हम ले लेते हैं क्या, दूरी समय ही ग्राफ ले लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, तो ये वस्तु इस तरह से मूव कर रही है, एक समान गति में, और एक क्या कर रहा है, असमान गति ना, ठीक हो गया, इसको हम डिस्टेंस ले लेते हैं और टाइम लेते हैं, असमान गति। ओके, तब यहाँ पर ध्यान दो, यदि वह एक समान गति में कर रहा है, तो एक समान गति में कहने का मतलब क्या है, उसके हर एक पॉइंट पर यानी बराबर समय अंतराल में वह बराबर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यदि वह बराबर समय अंतराल में यदि वह बराबर दूरी तय करेगा तो उसका जो ग्राफ है वह एक्चुअल में क्या बनेगा, सरल रेखा में बनेगा। इसको मैंने तुमको यदि मोशन चैप्टर पढ़ा रहा था उसी में मैंने तुमको बता दिया है, तो वहां पर जाकर के देख लो, ग्राफ का एक पूरा टॉपिक ही है, उसमें तुमको पूरा क्लियर करा दिया है कि एक समान गति क्या हो जाता है और असमान गति में उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, चलो, और असमान में क्या हो जाएगा, रखिए, यानी इसका मतलब क्या है, उसका वेग जो है, सॉरी, इसका जो चाल जो है क्या हो रहा है, वो हर पॉइंट पर क्या हो बदल रहा है। ठीक है, यानी बराबर समय अंतराल में वो बराबर दूरी नहीं तय कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह हो गया असमान गति का। ठीक है, और ये हो गया किसका, एक समान गति का। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में तुमको क्या करा है कि चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दे दी है, किस पूछ रहा है कि किसमें चाल नियत है, चाल घट रही है तो बढ़ रही है, चौथी स्थिति में क्या होता है। अब यहाँ पर देख लो बाबू, यहाँ पर क्या है, चाल समय ग्राफ है, तो मगर यहाँ पर पॉइंट क्या है, तुमको आ रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर क्या है, समय अक्ष के समानांतर है, और यहाँ पर क्या है, ये बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो पॉइंट पर आता है। तो चाल कांस्टेंट किस में है बाबू, देख लो, चाल इसी पॉइंट पर है कांस्टेंट। देख लो, तो हर समय क्या है, मान लीजिए यदि यहाँ पर यदि 5 मीटर पर सेकंड, यदि 5 यहाँ हो जाता तो हर पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, तो चाल नियत किस में है बाबू, थर्ड में है, इसमें क्या है, चाल जो है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का ही हिंदी क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो है तुमको ये जो फर्स्ट है ये एक्चुअल में क्या है, तुमको थर्ड है, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। चाल घट रही है, चाल किस में घट रही है, देखो तो बाबू, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो यानी क्या हो रहा है, चाल घट रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, मान ली कि 5 से आ रहा है, 0 तक पहुंच गया, यानी इसका चाल क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा, या सेकंड में जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या हो, चाल बढ़ रही है, तो चाल बढ़ रहा है, देखो ना, नीचे से यहाँ ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, चाल बढ़ रहा है ना, तो एक्चुअल में क्या हो गया, थर्ड।
और चौथी स्थिति में क्या होता है, चौथी स्थिति में क्या होता है, एक पॉइंट से चाल क्या है, बढ़ता है, फिर क्या होता है, चाल स्थिर रहता है, और फिर चाल क्या होता है, घटता है। यानी क्या होता है कि पहले बढ़ता है, ठीक है, फिर क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, और उसके बाद क्या रहता है, स्थिर रहता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो तीनों केस हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 तुमको क्या करा है कि 7 मीटर त्रिज्या पर एक त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, जो हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला v बराबर क्या पढ़ा है, 2 पाई r बटा टी, ठीक है। तो यानी तुमको क्या पता है कि v का वैल्यू दे दिया है, कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, और टाइम तुमसे पूछ रहा है ना, टाइम पूछ रहा है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि जो एक चक्कर पूरा करना में कितना दूरी तय करते हैं। एक चक्कर पूरा करना मतलब क्या है, एक्चुअल में ही ना बाबू, एक चक्कर ये, तो एक चक्र मतलब आगे इसके पूरा जो परिधि होगा यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो परिधि हम निकाले, तो परिधि कैसे निकाले, 2 पाई r से ना, तो 2 × 22/7 गुने ये 60 मीटर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, दूरी हो गया ना। और समय तो नहीं दिया है, तो यहाँ से निकालो ना, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 मीटर, यानी इसने कुल दूरी कितना तय कर लिया, 44 मीटर, 44 मीटर। तो यहाँ से हम t बराबर, यानी यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, तो v बराबर 2 पाई r बटा टी ना होता है, तो v क्या है, 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड, 2 पाई r का वैल्यू क्या आ गया, 44 मीटर ना, 44 बटा टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर यदि तिरछा तिरछी गुना होता है, t बराबर क्या हो जाएगा, 44 बटा क्या हो जाएगा, 4 ना, यानी 11 सेकंड टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पर समय तुमको कितना आ गया, 11 सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आना क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 तुमको क्या कर है कि वेग समय ग्राफ में नीचे किस क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि नीचे के क्षेत्र से, ठीक है, नीचे के, ठीक है, क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो पहले एक्चुअल में वेग समय ग्राफ बना लेते हैं, मानते हैं कि वेग हो गया और ये समय हो गया, ठीक है। चलो, तो नीचे के जो क्षेत्र से जो राशि जो मापी जाती है वो एक्चुअल का, तो मान लें कि ऐसा एक ग्राफ बना, तो इसका यदि जो हम क्या करते हैं, इसको नीचे का जो क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र एक पूरा हो गया, तो इसका यदि हम एरिया निकालना है, यानी हम क्षेत्रफल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, यदि वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना, तो उससे क्या निकलता है वो, विस्थापन निकलता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर दिया, तुमको वेग की जगह पर यदि चाल कर देता, अब यहाँ पर तुमको आंसर भी चेंज हो जाकर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या करा है कि अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है। यहाँ पर तुमको ऑप्शन दे दिया कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु का वेग, ठीक है। तो यानी हम दूरी ज्ञात करते हैं, या हम वेग ज्ञात करते हैं। अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ ना, ये हो गया, ये मान ली कि हो गया विस्थापन, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट आई हो गया समय। तो विस्थापन समय ग्राफ में अचर वेग के लिए ग्राफ का कैसा बनता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। चलो, यदि कांस्टेंट वेग होता तो क्या होता है, पूरा स्ट्रेट लाइन। तो अब इसमें इसको हम विस्थापन और समय है, तब यहाँ से दूरी ज्ञात करेंगे कि वस्तु का वेग ज्ञात करेंगे। दूरी तो ज्ञात समय में नहीं, क्योंकि विस्थापन दे दिया है, तो यहाँ से हम कुल दूरी नहीं ना ज्ञात करेंगे, इससे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, कुल सॉरी, इससे हम वस्तु का क्या ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे। इस पॉइंट पर इसका वेग क्या होगा, इस पॉइंट पर वेग क्या होगा, इस पॉइंट पर वेग क्या होगा, कहाँ से हम निकालेंगे, विस्थापन बटा समय करके। इसमें हम क्या निकालेंगे, वो वेग ना, वेग। 20 पर आ जाते हैं। एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति कहने का मतलब क्या है कि कोई एक समान, हम सर्कल ले लेते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो पॉइंट है, यानी वस्तु जो है, उसका जो चाल है, हर समय यानी हर पॉइंट पर क्या होगा, उसका चाल जो है बराबर होगा। तो एक समान वृत्तीय कहने का मतलब क्या है कि हर बिंदु पर, ठीक है, हर बिंदु पर उसकी जो चाल होगी, उसकी चाल क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है, उसकी चाल क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है। चलो, तो एक समान होगी, तो इसका मतलब क्या है, वस्तु जो क्या करे, एक समान वृत्तीय गति में चल।
अब क्या करें कि एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है, वेग का है, ठीक है। तो वस्तु का वेग जो है हमेशा परिवर्तित होता है, क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि वस्तु का जो डायरेक्शन है जो हर पर बदल रहा है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ पर देख लो ना, क्या है बाबू, ये नीचे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दक्षिण भी जा रहा है, थोड़ा सा क्या जा रहा है, पूरब भी जा रहा है। यहाँ पर क्या जा रहा है, एक्चुअल में पूरब जा रहा है, यहाँ पर क्या है, अलग। यानी हर पॉइंट पर यदि हम डायरेक्शन इसका निकालेंगे तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, इसका अलग होगा। और वस्तु का जो वेग है जो हमेशा क्या होता है, उसमें परिणाम भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन भी बदल रहा है, यानी उसका वस्तु का जो वेग जो है वह बदल रहा है। बाईस पॉइंट किसी वस्तु की डोरी पर क्या है, वह डोरी छोर पर बंधे हैं, ठीक है, बंधे हैं। और किसी वस्तु को वृत्तीय वस्तु की गति की दिशा क्या होगी, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वस्तु के, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं और एक्चुअल में समझते हैं। जिंदगी के साथ करें आप की और भी हम। चलो, अब क्या करा है कि एक डोरी के छोर पर बंद है, ठीक है, डोरी के छोर पर बंद नहीं है, बंद है, ठीक है, बंद है। किसी वस्तु को विद्युतीय पथ पर, किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु के जो गति की दिशा क्या हो, ठीक है, वेग की दिशा नहीं पूछ रहा है तुमको, गति की दिशा पूछ रहा है। तो गति में तो दिशा नहीं होती, दिशा है निकाल रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि उसका हम क्या कर रहे हैं, वेग ही ज्ञात कर रहे हैं। ओके, अच्छा। तो अब क्या कर रहा है कि वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की जो गति की जो दिशा होगी वह एक्चुअल में क्या होगी। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यदि हम घुमा रहे हैं तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यदि इस पॉइंट पर निकालना चाहें, इस पॉइंट पर क्या हम निकालेंगे, तो इस पॉइंट पर यदि हम निकालना चाहें तो क्या होगा, इस वस्तु पर हमें ऐसे, यानी थोड़ा सा इस पर हम आ जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इस पॉइंट पर यदि हम निकालना चाहें इसका डायरेक्शन क्या है, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं। यानी इस लाइन को हम क्या करना है, नाइन्थ के मैथ में पढ़े, इस लाइन को हम क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे ही लाइन खींच दिए तो अब इस पॉइंट पर पता चल रहा है ना कि एक वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर की जा रहा है। कैसे पता चल रहा है, हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसके बाद तो इस पर भी हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो उसके बाद फिर हमें पता चल रहा है कि वो वस्तु कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पूर्व की डायरेक्शन। इस वस्तु पर ही स्पर्श रेखा खींच करेंगे तो यहाँ पर वस्तु क्या आ रहा है, नीचे की आ रहा है। तो यानी क्या होगा, हम किसी गति की दिशा ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा, हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा में जो भी डायरेक्शन देगा, स्पर्श रेखा खींचना, स्पर्श रेखा खींचने से पता चल रहा है कि ऊपर जा रहा है, ये बाएं जा रहा है, ये दाएं जा रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाए क्या करेगा, स्पर्श रेखीय, ठीक है, उसकी कहते हैं स्पर्श रेखीय, और क्या होता है, सीधी रेखा में होता है, ठीक है। अच्छा, स्पर्श रेखा करता हुआ अब क्या है, वह सीधी रेखा, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ तुम सबको अति लघु का जो भी क्वेश्चन था सबको क्लियर हो गया, ठीक है बाबू। अच्छा।